बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं अदनान खान हूँ। जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि लंबे अरसे के बाद इमरान खान साहब को बोलने का मौका दिया गया, उनकी बहनों से मुलाकात करवाई गई। ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब के अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। ये ऑफिशियल है और यही इमरान खान साहब ने कहा है और ये कन्फर्मेशन के बाद दिया गया है। ये स्टेटमेंट का पहला हिस्सा है। और जब मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जो बाकी बातें, तो उन्होंने ये कहा कि जो बाकी बातें हैं वो आपको कल पता चलेंगी, क्योंकि मेरे सोर्सेज के मुताबिक इमरान खान साहब ने कुछ और चीज़ें भी डिस्कस की थी और वो चीज़ें कल के दिन में मीडिया पे पब्लिक कर दी जाएगी या इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर आ जाएगी। अब इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। जिस तरह हमारे नौजवानों ने फिजाई और ज़मीनी सरहदों पर मोदी को शिकस्त दी, वैसे ही पाकिस्तानी अवाम खसूसन सोशल मीडिया ने मोदी और RSS के बयानिए को दुनिया भर में शिकस्त दी है। मोदी ने पाकिस्तान में सिविलियन बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और तनसीबात को टारगेट करके बुज़दिली का मुजाहरा किया, जिसका हमारी फोर्सेज ने बेहतरीन जवाब दिया। हम इन बुज़दिलाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स की फैमिलीज़ के गम में बराबर के शरीक हैं। मैं पाक फदाइया समेत तमाम फौजी जवानों को प्रोफेशनलिज्म और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने मोदी की तरह सिविलियंस और सिविल तनसीबात को टारगेट करने की बजाय पाकिस्तान पर हमले में शामिल तैयारों और तनसीबात को कामयाबी से तबाह करके कामयाबी हासिल की। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है और दौरान जंग पाकिस्तानियों के बेखौफ रवैये ने मोदी के गुस्से को उभारा होगा। वो सख्त गुस्से में होगा और इंतकाम लेने के लिए दोबारा वैसा ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करेगा जैसा जम्मू कश्मीर में किया, जिसके लिए हमें मोहतात और तैयार रहना होगा। मैं 2019 में भी इस हवाले से पेशन गोई कर चुका था। मोदी की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को माशी सतह पर भी नुकसान पहुंचाए। किसी भी नए हमले की सूरत में कौम को तैयार और मुत्तहिद रहना होगा। आप अंदाजा करें जेल में बैठे हुए आदमी को कितना जबरदस्त अंदाजा है कि मोदी क्या करेगा और क्या कर सकता है। देखिए, वो IMF के पास भी गए, दुनिया में तनहा करने की कोशिश भी की, माशी तौर पर जर्ब लगाने की कोशिश भी की, और जो कुछ उन्होंने किया इमरान खान साहब ने उसी तरीके से बात किया। उन्होंने कहा, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये आपको, दौरान जंग फौरी रद्द-ए-अमल देना इंतहाई नागुज़ीर होता है। जंगें 60% तक आसाब से लड़ी जाती हैं और इसीलिए ऐसी लीडरशिप का होना इंतहाई अहम है जिसे कौम की हमायत हासिल हो और जो फौरी तौर पर बड़े फैसले करने और किसी भी हमले का जवाब देने की ताकत रखती हो। हालत जंग में फौज को आवाम की हमायत की बहुत ज़रूरत होती है और कौम का मोराल बहुत अहमियत रखता है, जो फौज का सहारा बनता है। इसलिए मैं मुसलसल इस बात पर जोर देता आया हूँ कि हमें अपने लोगों को आइसोलेट नहीं करना चाहिए और निज़ाम इंसाफ को जिंदा करना चाहिए। अडियाला जेल में नाहक कैद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपने अहल खाने से मुलाकात में भारत के पाकिस्तान पर हमले और पाकिस्तानी कौम के जवाबी रद्द-ए-अमल के हवाले से गुफ्तगू। बाकी जो बातें इमरान खान साहब ने की हैं वो उनको जारी किया जाएगा इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो नहायत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो शिकवा कर रहे हैं कि जब इमरान खान साहब इतनी सख्त सजा काटने के बावजूद ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या पाकिस्तान का सोशल मीडिया मुश्किल वक्त में पाक फौज के साथ खड़ा है, तो उस वक्त दूसरी तरफ से भी मुस्बत रद्द-ए-अमल आना चाहिए था। यानी अब साहबजादा हामिद रज़ा साहब की बात अगर आप सुने तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने मुस्बत पैगाम दिया है, मगर पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकालने पर, जो 11 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान किया था कि रैलियां निकालनी है पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में, तो वो कह रहे हैं जी उसमें पंजाब पुलिस ने खुद जो कार्रवाइयाँ की हैं और जो गिरफ्तारियाँ की गई हैं वो नहायत अफसोसनाक है। ये यकजहती कायम करने के लिए जो अमली इकदाम है वो भी होने चाहिए। ज़बानी कलामी यकजहती नहीं होती और अगर ये सिलसिला ना रुका तो आइंदा इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे कि जो तकसीम पैदा होती चली जा रही है वो मजीद तकसीम पैदा हो जाएगी। ये बात जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने की। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी साहब के हालात ये है कि वो जंग हारने के बाद बहुत बुरी सूरत हाल में, यानी उनकी एयरफोर्स का नुकसान हुआ है। अगर नंबर आप देखें तो उन्होंने सिविलियंस को मारा है, जो एक शर्मनाक बात है, और उनकी फौज को ज्यादा मार पड़ी है, ये भी एक शर्मनाक बात है। तो दोनों तरफ से उन्होंने घटिया हरकत की। एक तो फौज लड़ नहीं पाई, उनको मार पड़ गई। दूसरा, जिनको मारा फौज ने वो निहत्थे थे, लेकिन इंडियन फौज ने कश्मीरियों को इतना मारा कि उन्हें सिविलियंस को मारने की आदत पड़ गई। नरेंद्र मोदी अब पहुंचे अपनी हारी हुई, टूटी हुई, बोझल, थकी हुई, मायूस एयरफोर्स को हौसला देने के लिए कि उनका मोराल थोड़ा बुलंद किया जाए, एयरफोर्स को होश दिलाई जाए। तो वो एयरफोर्स के बाद पहुंचे आदमपुर एयरबेस में, ये भी अंडर अटैक आई थी एयरबेस। यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब गए तो पायलट्स ने और एयरमैन ने और बाकी जो इंडियन एयरफोर्स का, देखे है तो वो प्रोफेशनल एयरफोर्स ही है ना, अभी हारी हुई है, मायूस है, बेचारे बहुत बुरी हालात का शिकार है। पूरे इंडिया में उन पर आवाज़ें उठ रही हैं। उन्होंने राफेल समेत दीगर कीमती तैयारी ज़ाया करवाए हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ खड़ा तो होना पड़ेगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। तो वो गया उनका हौसला बढ़ाने के लिए। तो वहाँ जाके जो नरेंद्र मोदी ने कहा, यानी वहाँ जाके झूठ बोलना पड़ा और एयरफोर्स वालों को भी पता था कि हमारा लीडर झूठ बोल रहा है, लीडर को भी पता था मैं इनको झूठी तसल्ली दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी दुनिया को फेस तो करना है ना, फेस सेविंग तो चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आप सबने अपने अहदाफ हासिल किए हैं, मुबारकबादें दी उन्हें। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकाने और उनके एयर बेसिस ही सिर्फ आपने तबाह नहीं किए बल्कि उनके नापाक इरादे और गुरूर को शिकस्त दी है। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा जी अब पाकिस्तानी फौज को भी आपने ये बता दिया है कि पाकिस्तान में कोई ठिकाना ऐसा नहीं है जहां बैठकर दहशतगर्दी करने वाले चैन की सांस ले सकें। तो ये जनाब नरेंद्र मोदी साहब की सोच है और वो एक शिकस्त को एक फतह करार दे रहे हैं। हालांकि उनकी एयरफोर्स जानती है जो उनके साथ हुआ है, उनकी पूरी फौज जानती है, उनका पूरा मुल्क सवाल उठा रहा है जो उनके साथ हुआ है। जिन लोगों ने भारत को जंगी जुनून में मुब्तला किया हुआ था वो बहाने बना रहे हैं, वो टीवी पे बैठकर अपनी हार को जीत में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो सेलिब्रेशन इंग्लैंड में हुई है, अमेरिका में हुई है, दुनिया भर के ममालिक में पाकिस्तानी खुश हुए, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है,
पाकिस्तान ने जो शुक्र अदा किया अल्लाह का और जो जश्न मनाया है, पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां हुई हैं, और ये सारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने किया है। यानी सेलिब्रेशन भी पाकिस्तान की जो फतह है, ये जो जिन लोगों को लाके हुकूमत में उठाया गया वो फतह की सेलिब्रेशन भी नहीं बना सके। आप अंदाजा करें कि PMLN ने सेलिब्रेट भी नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने सेलिब्रेट भी नहीं किया। सेलिब्रेट किसने किया? जिसने उस लड़ाई को जीता, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, जिन्होंने सोशल मीडिया के बहास के ऊपर और प्रोपेगेंडा की वॉर में इंडिया को शिकस्त दी, और साथ ही साथ जो है वो कौम का हौसला भी बड़ा बुलंद रखा उन्होंने। यानी ऐसी ऐसी मीम्स बनाई पाकिस्तान के मीडिया ने कि जंग का खौफ ही नहीं था कौम को, और कौम जो है वो बड़ी डट के उस जंग में अपनी फौज के साथ और अपने मुल्क के साथ अपने दिफा के लिए खड़ी हुई थी। अब ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट लिखी है नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ये जो ऑपरेशन किया पाकिस्तान ने, इसमें जो रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की, वो क्या बताती है? वो बड़ा क्लियर कह चुकी है कि पूरी दुनिया में धूम मच गई है ना, कि पाक फिदाइया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही से जो है वो पूरी दुनिया में चीनी हथियारों की धूम मच गई है। ब्लूमबर्ग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शाहीनों ने चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारों की जहानत और महारत से इनका बखूबी इस्तेमाल किया है, जिसके बाद भारत के 3 जदीद फ्रांसीसी राफेल तैयारों समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे खजा रसीदा पत्तों की माने टूटकर बिखर गए। यानी अब ये तो बहुत ही खालिस उर्दू लिख दी है, लेकिन दुनिया ये कह रही है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, कि चीनी हथियारों की मांग में इजाफा हो गया, जबकि राफेल बनाने वाली कंपनी जो है उसकी मांग लगातार नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। ये नरेंद्र मोदी साहब का बुरा वक्त चल रहा है। अब जो भी उनके साथ खड़ा होगा उसकी मांग नीचे जाएगी, उसके शेयर्स गिरेंगे, उसका भाव नहीं बढ़ेगा। एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ा पॉपुलर हो गया आजकल और बहुत ज्यादा वायरल हो गया। ये स्टेटमेंट तो 2019 का है, लेकिन आप जरा इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सुनिए। ये जो आवाज आप सुनने जा रहे हैं, ये राहुल गांधी की है। ये इंडिया में जो कांग्रेस लीडर है वो है राहुल गांधी, और ये अपोजिशन में है, और इनके बिल्कुल पीछे खड़ी है इनकी बहन प्रियंका गांधी। अब ये जो राहुल गांधी है, इन्होंने 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने राफेल का सौदा किया था, तब इन्होंने कोई बात की थी। वो बात इस वक्त पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। राहुल गांधी ने क्या कहा था, जरा ये आप सुनिए। ये गौर करें, अब वो क्या कह रहे हो, मेरी बात गौर से सुनो। हमारे वजीर आजम ने 30,000 करोड़ चोरी करके डिफेंस फोर्सेस का अनिल अंबानी को दिया है, और ये जनाब उस वक्त के अखबार में भी छपा हुआ है। मैंने स्टेटमेंट की डिटेल्स निकाली तो अखबार में बाकायदा छपा हुआ है, इंडिया टुडे में छपा था कि राहुल गांधी ने कहा कि जो राफेल की डील हो रही है उसमें अनिल अंबानी को फायदा दिया नरेंद्र मोदी ने, और ये भारत का नुकसान कर रहा है। फिर आपने राफेल की दुर्गत बनती हुई देखी, तो इसलिए इस वक्त ये जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी का, ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया पूरी दुनिया में। हर तरफ दुनिया में जो है वो स्टेटमेंट की धूम मच गई है। और एक और चीज जो एतराफ जनरल भारत की तरफ से आई है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत के जो वजारत खारजा के तर्जुमान है, जैसे पाकिस्तान में वजारत खारजा उनके तर्जुमान है, वो आते हैं आकर बात करते हैं, तो इसी तरह भारत में भी उनकी बात होती रहती है। तो वहां जो है उनका नाम है रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल साहब आए और उनसे एक सवाल पूछा एक सहाफी ने कि जनाब जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ दहशतगर्दी का, उसकी तहकीकात कहां तक पहुंची? तो उन्होंने कहा जी उसकी तो तहकीकात की जा रही है। अब ये इतना बड़ा एतराफ जुर्म है कि एक वाकया जिसकी अभी आप तहकीकात कर रहे हैं, अभी आपको पता करना है कि इसके पीछे कौन था, कहां से आया था, किसने भेजा था। उस वाकये की तहकीकात मुकम्मल होने से पहले, किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आपने एक गैर जिम्मेदार एटमी कुव्वत होने का सबूत दिया, और एक दूसरी एटमी कुव्वत के ऊपर आपने जंग मुसल्लत कर दी। यानी आप अंदाजा करें कि एक एटमी कुव्वत है, लेकिन कोई इतना गैर जिम्मेदार मुल्क होगा कि अभी तहकीकात भी नहीं हुई उस वाकये की, और उस वाकये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क के ऊपर हमला कर दिया। ये इतना गैर जिम्मेदार कोई नहीं हो सकता। अब आलमी सतह के ऊपर भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टसल चल रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान और भारत ने दोनों ने अपने अपने मुल्क के अंदर जो उनके बंदे मौजूद हैं, यानी सफारती हमला जो होता है पाकिस्तान का भारत में और भारत का पाकिस्तान में, तो उन्होंने एक एक बंदे को नापसंदीदा करार देके वो 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का कह दिया है। तो ये वहां पे इस तरह के गिमिक्स भी चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर पाकिस्तान और भारत के बारे में बात की है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक दौरे पर है, और वो सऊदी अरब के दौरे पर है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है सऊदी अरब का, डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि सऊदी अरब ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करनी है, और इसके बदले में सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन जो है वो अमेरिका बढ़ाएगा। और मिडिल ईस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, क्योंकि यहाँ पे पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर इसके असरात पड़ेंगे। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि गजा के हवाले से वो कोई ऐसा हल निकाल ले, जैसा कि वो ये सोचता है कि गजा के रहने वाले तमाम मुसलमानों को वहां से शिफ्ट कर दिया जाए। और गजा का जो प्लॉट है, ये प्रॉपर्टी है, गजा जो है वो दुनिया की बेहतरीन लोकेशन में से एक है। इस जगह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो बहुत शानदार किस्म की वो चीजें बनाए। लेकिन वहां के मुसलमान कहाँ जाएंगे? वो जो वहां सदियों से रहते चले आ रहे हैं, जिनका हक है उस जमीन के ऊपर, उन्हें वहां से कैसे निकाला जा सकता है? इसके बदले में जो अरब ममालिक है उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम गजा को तामीर करते हैं, शानदार तामीर करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं उससे बेहतर तामीर करते हैं, लेकिन गजा के रहने वाले गजा में ही रहेंगे, इसका फंड हम देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ किसी नतीजे पर पहुंचते नहीं पहुंचते, लेकिन पाकिस्तान और भारत के हवाले से उन्होंने दोबारा कहा कि मैंने इन दोनों को जंग से रोका, और मैंने कहा कि आओ ट्रेड करते हैं। पहले ये कहा था, थोड़ा मैंने धमकाया था, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा अल्फाज को चेंज किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उनका मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी और भारतीय क़यादत के साथ मुश्तरका डिनर कर सकेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्मीर के मामले पर मैं सालसी करने के लिए तैयार हूं, तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने फौरन कहा कि जनाब आप कर दें फैसला कश्मीर का, हमें बिठा के दोनों को। लेकिन सेम टाइम में इंडिया ने इनकार कर दिया। इंडिया ने कहा हम जाने और पाकिस्तान जाने, आप कौन होते हैं बीच में आकर फैसला करने वाले? ये वजह यह है कि पाकिस्तान तो कहेगा दुनिया का कोई भी मुल्क बैठ जाए न्यूट्रल बनके और कश्मीर का मामला हल कर दे, क्योंकि पाकिस्तान इसमें गिल्टी नहीं है। इंडिया क्योंकि इसमें गिल्टी है, तो इंडिया कहता है कोई भी ना बैठे बीच में, क्योंकि उसे पता है कि तीसरी कुव्वत बैठेगी तो फौरन डिसीजन ले लेगी कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है, इंडिया गलत कह रहा है, कश्मीरियों का हक मारा गया है। बहरहाल
डोनाल्ड ट्रंप कुछ और चाहता है। दुनिया के कुछ बड़े मसाइल जो अभी बाकी हैं उनमें एक मसला फ़लस्तीन है, मसला कश्मीर है, दीगर कुछ और मसाइल हैं। उधर जो है ईरान के साथ भी एक इनकी टसल चल रही है। ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाने की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, और सेम टाइम में शाम के ऊपर से पाबंदियां उठाने की भी बात की डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, ये जो शाम के ऊपर से पाबंदियां उठाई है ना, क्योंकि बशार चला गया वहां से शाम से, और इस वक्त शाम में जो हुकूमत बनी है वो सऊदी अरब को भी पसंद है, इवन अमेरिका को भी अब वो बुरी नहीं लगती। लिहाजा सऊदी वली है जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया उस तकरीब में कि जनाब मैं अभी ऐलान करता हूं कि शाम के ऊपर से हम अपनी पाबंदियां उठा रहे हैं। इस पर बड़ी तालियां बजी, बड़ी वाहवाही हुई, और डोनाल्ड ट्रंप को फिर चुप करना पड़ा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लोगों ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया। हत्ता कि मोहम्मद बिन सलमान तालियां बजाते बजाते खड़े हो गए और बाकी सब लोग भी खड़े हो गए, और वहां पे बहुत देर तक डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया गया कि उन्होंने शाम के ऊपर से पाबंदियां खत्म कर दी हैं। लेकिन जो ये जितने मर्जी ममालिक एक दूसरे के करीब आए, यहाँ अपने कौमी मफादात या अपने मुल्की मफादात सबसे आगे रखे जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को जब एक मशरूब पेश किया गया, ये एक विजुअल है, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है पूरी दुनिया में। एक छोटा सा गिलास है, एक सऊदी अमले का शख्स है जो आता है और एक मशरूब देता है डोनाल्ड ट्रंप को, वो मेहमान है, और एक मशरूब देता है मोहम्मद बिन सलमान को। डोनाल्ड ट्रंप अपने मशरूब को अपने घुटनों के बीच में अपने हाथ में पकड़ के बैठ जाते हैं, जबकि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो उस मशरूब को पी लेते हैं। मोहम्मद बिन सलमान उस मशरूब को पीते हैं और वो गिलास वापस चला जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि मशरूब को नहीं पिया, तो मशरूब उनके हाथ में था, और उसके बाद वो बड़े आराम से थोड़ा झुकते हैं उसकी तरफ, मोहम्मद बिन सलमान को मुखातिब करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत शुरू करते हैं, और बड़े गैर महसूस अंदाज में अपना एक हाथ पीछे लगा के और उस मशरूब को साइड में फेंक देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वो मशरूब क्यों नहीं पिया? ये बड़ा सवाल ये है ना। देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि उनको कोई ऐसा मशरूब दिया गया हो जिसमें उनकी तबीयत के खिलाफ कोई चीज़ हो, इस बात का तो ख्याल रखा जाएगा ना। तो जो मशरूब दिया गया होगा वो सेहत के लिए बुरा भी नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात हों, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एसओपीज नहीं तोड़े जा सकते, और यही दुनिया की बड़ी ताकतें करती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि आपके ताल्लुकात जितने मर्जी अच्छे हो, आपको अपने आप को महफूज रखने के लिए भरोसा नहीं करना, आपने अपने तरीके से चलना है और अपनी शराइत पर चलना है। उसको सूट भी करता है ना, वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट है, उसके कुछ एसओपीज भी है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने उस मशरूब को नहीं पिया और बड़ी चालाकी से साइड में हाथ ले जाके पीछे से उसको मशरूब को गायब कर दिया और उसको पीने से गुरेज किया। तो ये एक विजुअल पूरी दुनिया में बड़ा वायरल हो रहा है। शायद सऊदी लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन उन्हें अच्छा ना लगे या अच्छा लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमल शौकत साहिबा का एक जो वीडियो है वो वायरल हो गई है, शायद ये एक लीक वीडियो है जिसमें वो शायद कहीं बात कर रही थी, वहां से वो क्लिप निकला और लग गया, और उसमें उन्होंने अलीमा खान साहिबा पे तनकीद की है जो इमरान खान साहब की बहन है। कमल शौकत साहिबा हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर खवातीन हो, उनके ऊपर तहरीक इंसाफ अक्सर तनकीद करती रहती है, और वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे भी तनकीद करते रहते हैं। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो ऐसा है कि इमरान खान साहब पे भी वो तनकीद कर देते हैं जब कभी कोई गलत फैसला वो कर ले तो इस पर वो गुस्से में आ गई, और उनकी जो वीडियो है उसमें उन्होंने कहा कि उर्दू की इज्जत नहीं होगी तो कौन सा डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। ये बात तो उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन तो फॉलो होना चाहिए पार्टी में। फिर उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, हम इज्जत करते हैं और वो हमें बोलने का मौका देते हैं, हम बोलते हैं। इमरान खान ने ओहदे दिए हैं, उनके फैसले की इज्जत हम कर रहे हैं। कोई कौन होता है उसको ये कहने वाला ये तो मुंशी है, फलाना है, या ये बातें करने वाला टके टके के लोग जो उठकर बदतमीजियां कर रहे हैं, जो इमरान खान के गेट के ऊपर जो लोग ड्यूटियां देते थे वो उठकर पार्टी चेयरमैन को बेइज्जत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग गेट के ऊपर ड्यूटियां देते थे वो तनख्वाहदार नहीं थे, ये सारे वो लोग थे जो अपनी जान पर खेल के इमरान खान साहब की हिफाजत कर रहे थे। मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा ओवरडोज हो गई। जो लोग बाहर खड़े हुए थे वो बड़े काबिल एहतराम लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े अच्छे लोग, तगड़े पैसे वाले लोग भी वहाँ आकर बैठे हुए थे, वो वहीं पर आकर बाहर ड्यूटी देते थे और वो अपनी मर्जी से आकर बैठते थे, उनको बुलाता नहीं था या उनकी ये ड्यूटी नहीं थी। सच वो आकर कहते थे जी ठीक है हमने अपने लीडर की हिफाजत करनी है। फिर उन्होंने कहा जी कि अलीमा खान ने कहा कि गौहर कौन गौहर, इमरान खान चेयरमैन है, तो मैं अलीमा आपा से लड़ूंगी जिस दिन मुझे वो नजर आएंगी कि या तो आप ऐलान करें कि आप सियासत में आ गई हैं, और अगर आप खान साहब की फैमिली है तो प्लीज आप पार्टी को फिर बर्बाद मत करें बाहर से बैठकर। अच्छा, अब ये उसके बाद बड़ा ज़ेर ताब आ गई है कमल शौकत साहबा। वजह यह है कि इससे पहले भी इन पर इल्जाम लगते रहे कि ये खवातीन मखसूस नशिस्तों के हवाले से अदालतों में जरूर जाती हैं, लेकिन इमरान खान के केसेज हो या एहतजाज हो या अदालती कोई अडियाला की कार्रवाइयाँ हो, वहाँ पे इनकी हाजिरियाँ जो है वो अक्सर नहीं लगती। तो इस वजह से इनके ऊपर जो है वो पहले भी काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो है वो आवाज़ें एहतजाज की उठती रहती है। जब पार्टी ऐसी हालात में होती है तो ये नॉर्मल है चीज़ें, मेरे ख्याल में इन चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए। और इमरान खान की बहनें जो है वो एक मखसूस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रही है जिसको सब लोग समझ नहीं सकते। उनका भाई जो है वो उम्र के इस हिस्से में है, वो खुद भी, और उनके साथ जो कुछ हो रहा है, 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, बार बार वो गिरफ्तार हो जाती हैं, बार बार उन्हें जो है वो टॉर्चर किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, 2-2 महीने उनके भाई से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। तो अगर वो कोई सख्त बात कर दें तो मेरा नहीं ख्याल, जैसे फैसल चौधरी की मैं तारीफ करूंगा, आप उन्हें कुछ भी कहें, लेकिन जब उनके ऊपर अलीमा खान साहबा ने उनके ऊपर तनकीद की तो उन्होंने उसको वेलकम किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान की बहनें परेशान है, मुझे कुछ भी कह सकती हैं और उनकी परेशानी है, उनका कहना जायज़ है, मैं किसी किस्म का जो है इसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं दूंगा। तो फैसल चौधरी ने बड़े ज़र्फ का सबूत दिया था। जुनैद अकबर साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा लोग निकलना चाहते हैं इमरान खान के लिए, लेकिन अगर मेरी जेब में खोटे सिक्के हों इनकलाब के लिए तो कैसे लोगों को निकालूंगा? इनकलाब के लिए तो ईमानदार लोगों की जरूरत है, जिनकी अपने मकसद से कमिटमेंट हो, जो एस्टैब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज लोग उनके इशारों पर बैठे और उनके इशारों पर खड़े हो, वो लोग तो नहीं चाहिए। अगर मुझे आपकी आदत ऐसी दे जो कंप्रोमाइज भी हो, उन पर इल्जाम भी हो, फिर मुझे कहें कि सैलाब लेकर आ जाए, तो मैंने क्या आवाम से गालियां खानी है? यानी उनका कहने का मतलब ये कि मैं तो आवाम को निकाल कर ले आऊंगा, लेकिन ये बाकी लीडरशिप कंप्रोमाइज कर लेती है। जब ये कंप्रोमाइज कर लेगी तो फिर मैं क्यों आवाम से गालियां खाऊं? तो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। शायद वो मजीद इख्तियारात चाह रहे हैं पार्टी के अंदर और कुछ ओहदों में तब्दीलियां चाह रहे हैं। हो सकता है इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो तो वो कुछ बातें कर पाएं।
नाज़रीन, सरम जावेद साहिबा ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि वो एक मजबूत आसाब की खातून है। जब उन्हें लाया गया पेशी पे तो जिस तरह उन्होंने खुलकर बात की, ना सिर्फ ऑपरेशन के बारे में, इंडिया के बारे में, मोदी के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, मरियम के बारे में, आर्मी चीफ के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ को अगर मैंने कुछ कहा है तो उनका नुमाइंदा आगे अदालत में पेश हो जाए ना। ये कैसे हो सकता है कि आप मुझे सिर्फ ज़बानी कलामी करी जाए। तो बड़े मजबूत आसाब की खातून है, आयरन लेडी है वाकई। और ये खातून मरियम नवाज को आंखों में चुभती है और इसीलिए हर दफा इन्हें जो है निशान इबरत बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ नून लीगी जो है नवाज शरीफ साहब से इतने मायूस हो गए हैं कि वो अब इमरान खान का मवाजना औरंगजेब साहब से कर रहे हैं। ये औरंगजेब साहब एयरफोर्स के तर्जुमान, इमरान खान का मवाजना उनसे क्या बनता है भाई? एक का काम जहाज उड़ाना है, एक का काम मुल्क चलाना है। एक ने जंग लड़नी है, एक ने जंग का सामान खरीद के और सहूलत फराम करनी है। ये तो मवाजना को बनता नहीं है। क्या औरंगजेब साहब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है जो आप इमरान खान साहब से उनका मवाजना करेंगे? मसला सिर्फ इतना है कि नवाज शरीफ साहब इस हद तक नीचे जा चुके हैं कि अब उनकी पार्टी के लोग या उनके करीबी लोग जो है वो बंदे ढूंढते कि कोई मकबूल आदमी हो तो इमरान खान के खाते डाल दे। वो बेचारा थ्रो फेंकने वाला आया था नदीम, उसको उठा के इमरान खान के सामने खड़ा कर दिया। यानी इनको जो बंदा थोड़ा सा भी मकबूल नजर आता है ना, उसको लाके इमरान खान के सामने खड़े करके टेस्ट करते हैं। और भाई हर एक का अपना अपना काम है। इमरान खान लीडर है, उसका मुकाबला करना है आपने तो आर्मी चीफ से भी नहीं कर सकते आप। आसिम मुनीर से उनका क्या मवाजना? ये रिटायर हो जाएंगे, वो लीडर है, वो फैसले करने वाला है, ये फैसले फॉलो करने वाले हैं। तो ये मवाजना आप सिर्फ कर सकते हैं नवाज शरीफ से, जरदारी से। वहां बेचारों से हो नहीं रहा तो वो बंदे ढूंढते रहते हैं।